नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां पे मैं बात करने वाला हूं GLB और EQB के बारे में। दोनों ही जो है एंट्री लेवल लग्जरी 7 सीटर कार्स जो है वो मर्सिडीज की ओर से ऑफर की गई है। यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल है, डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक सब अवेलेबल है। मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको डीजल और इलेक्ट्रिक जो है वो चला के बताने वाला हूँ क्या कुछ कैसा जो है माहौल लग रहा है। पहले बात करेंगे EQB के बारे में। इलेक्ट्रिक है, मोस्टली चीज़ें उसमें है, तो इंटीरियर सब बात करेंगे। उसके बाद में जो बच गया है जो इसमें अलग है वो बात करेंगे भैया GLB में क्या कुछ चीज़ें। चलिए, EQB और GLB मर्सिडीज बेंज के क्रॉसओवर एसयू सेगमेंट की कार्स है। 5 डोर 7 सीटर इन कार्स को मर्सिडीज बेंज इंडिया में एज CBU ही लाएगा। EQB GLB पे ही बेस्ड है और अपने फर्स्ट जनरेशन में है, लेकिन GLB जो कि काफ़ी पहले से आती है उसका ये इंडिया में डेब्यू होगा। पावर ट्रेन या प्राइस ब्रैकेट की बात अगर हम करें तो ये GLB GLC और GLA के ठीक बीच में बैठती है। ये देखना बाकी है कि आखिर कितने लोग इस लग्जरी 7 सीटर क्रॉसओवर SUV को लेने में इंटरेस्टेड होंगे। हालांकि ऑप्शंस मर्सिडीज बेंज की ओर से पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों दे दिए गए हैं। आइए दोनों GLB और EQB की इन डिटेल बात करते हैं। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो है टिपिकल मर्सिडीज़ की जो चाबी वो आपको देखने को मिलेगी। 3 बटन आपको मिलते हैं, लॉक अनलॉक, और टेल गेट जो है वो पूरा पावर्ड है, तो अप डाउन अगर आपको करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। लॉक और अनलॉक दबाए रखेंगे तो विंडोज़ रोल अप रोल डाउन जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। अभी मेरा सनशेड अंदर जो है खुला है तो मैं इसको दबा के रखता हूँ और जो है शायद मेरी विंडो सनशेड जो है वो भी यहाँ पे बंद होने लग जाएगा। हम बात करते हैं तब तक जो है गाड़ी में क्या कुछ चीज़ें मिलती है। EQB जो है आपको काफ़ी हद तक GLB जैसी देखने को मिलेगी, और GLB के लिए जो मर्सिडीज़ खुद बोलता है कि भैया वो बेबी GLS जैसी दिखती है। साइड में से जब आप देखोगे थोड़ा सा वो आता है लुक। मुझे पर्सनली डिज़ाइन जो है वो GLB और उनकी जो है पहले पसंद नहीं आती थी, पहले GLB आती थी। ऑनेस्टली मुझे बहुत ही वियर्ड लगती थी। कैमरा में शायद आपको अभी भी ये वियर्ड लग सके, बट इन जनरल जब आप देखते हो, मतलब इन पर्सनल देखते हो तो एक्चुअली डिसेंट लगने लगी ये गाड़ी। क्या कुछ चीज़ें मिलती है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है मर्सिडीज बेंज जो है उसकी परफॉर्मेंस LED हाई परफॉर्मेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, LED हाई परफॉर्मेंस लाइट जो है वो मिलती है आपको। रिफ्लेक्टर में यहाँ पे मिलती है आपको LED हाई बीम वाली, प्रोजेक्टर में आपको LED मिलता है लो बीम, और ये आपकी DRL जो है वो यहाँ पे रन करती है। काफ़ी सुंदर नीट डिज़ाइन जो यहाँ पे लगती है, और साथ ही में आपको जो है ADAS फंक्शन जो है वो भी इस गाड़ी में आएंगे। यहाँ पे मर्सिडीज़ का छोटा सा लोगो बना हुआ है और ये DRL ऑल द वे यहाँ पे रन करती है। उसके बाद में फ्रंट जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एयर वेंट्स की, तो उस वजह से जो एयर वेंट यहाँ पे बंद है किसी भी तरीके का, और कुछ एडिशन जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है। सरप्राइजिंगली ADAS का जो मॉड्यूल है वो यहाँ नहीं है, वो इसी के अंदर या तो होगा या फिर वो कैमरा बेस ही जो है सारी चीज़ें काम कर रही है। और उसके बाद में ADAS दिया गया है बाय द वे इसमें। इधर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं 18 इंचेस की ये व्हील, डिसेंट व्हील लगते हैं, और साथ में जो टायर प्रोफाइल है वो भी बहुत अच्छी दी गई। इनफैक्ट आई एम सरप्राइज, ये RFT टायर यूज़ किए गए हैं। इनकी वजह से हो सकता है थोड़ी सी राइड क्वालिटी थोड़ी सी स्टिफ लगे कुछ कुछ पॉइंट पे, क्योंकि साइड वॉल काफ़ी जो है वो मोटी यहाँ पे रहती है RFT टायर्स की, और वो RFT टायर जो है इस्तेमाल किया गया, बट उसकी वजह से अगर आप कभी गड्ढों में फंस के कट फट जाए तो वो काम की चीज़ यहाँ पे हो सकती है। EQB की बैजिंग इधर है। अगर आप साइड में आएंगे तो एकदम नीट फिनिश जो है गाड़ी यहाँ देख पा रहे हैं। हर एक डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, तो सिंपली आप जो इसको प्रेस करेंगे तो दरवाजे जो है अनलॉक हो जाएंगे। ये पम जो बोल रहा है ये बंद आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में जो है रियर में मैं आता हूँ, EQB 300 यहाँ मेंशन्ड है, और कुछ इस तरीके की डिज़ाइन आपको यहाँ पे लगती है। इलेक्ट्रिक टेलगेट है, तो आई थिंक वो वाला सिस्टम भी होगा, बस इसमें स्वाइप नहीं करना पड़ता, इसमें खड़ा रहना पड़ता है। अभी तो गाड़ी अनलॉक कर दी है मैंने, तो कैसे खुलेगा वो। गाड़ी अनलॉक ही इटसेल्फ, और इलेक्ट्रिकली जो है ऊपर जाता है, और अगर आपको बंद करना हो तो इलेक्ट्रिकली आप बंद भी कर सकते हो। 100 समथिंग जो है बूट स्पेस है अगर आप सारी सीट जो है यहाँ रखें। अगर मैं आपको सीट गिरा दूँ और बता दूँ, यहाँ से सीट एक्चुअली नीचे जाती है, सीट नीचे होल्ड कर दूं तब जो है 400 समथिंग बूट स्पेस हो जाता है, जो एग्जैक्ट फिगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और वो वाला जो आगे वाली सीट है सेकंड रो भी अगर आप फोल्ड कर दें तो इट गोज़ ऑल द वे, आई थिंक समथिंग क्या जाता है, कुछ तो 1000 समथिंग जो है वो यहाँ पे आपके पास में 1085 समथिंग लीटर्स का बूट स्पेस यहाँ पे टोटल हो जाता है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। छोटा सा स्पेस जो नीचे की तरफ बचता है उसमें भी आप चीज़ें रख सकते हैं, इंक्लूडिंग चार्जर एंड एवरीथिंग। मैंने यहाँ पे ट्राइपॉड अपना जो है वो फिट कर रखा है, तो ये स्पेस यहाँ हो गया। अभी मैं फिलहाल वापस बंद करता हूँ। रियर सीट पर जो है मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा कि क्या कुछ चीज़ें कैसी लग रही है। उससे पहले आप यहाँ एक्चुअली मैंने गाड़ी को अनलॉक जो है वो कर दिया है। यहाँ पे जो है आपके पास में चार्जर अगर आपको लगाना हो तो चार्जर यहाँ आप लगा सकते हैं। ये हो गया आपके पास में फास्ट चार्जर, स्लो चार्जर। 100 किलोवाट तक का चार्जर जो है वो यहाँ पे गाड़ी सपोर्ट करती है, और जो घर पे आप 11 किलोवाट का चार्जर होगा उससे गाड़ी चार्ज होगी ऑलमोस्ट 6 आवर्स 30 मिनट समथिंग में जो है 90% के आसपास चार्ज होगी, मतलब 10 to 100%, और ओवरऑल पूरा 7 घंटे के आसपास पूरी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। बट फास्ट चार्जर से जो है आप 30 मिनट्स में ही जो है गाड़ी को 10 to 80% तक ले जा सकते हैं, जो कि
एक बहुत ही बढ़िया मतलब जो ओवरऑल वो चीज़ है। आप गाड़ी की टाइम देखो, है एसयूवी बट 7 सीटर है, और जिस तरीके की ओवरऑल है उस हिसाब से थोड़ा अप्रोच और डिपार्चर एंगल जो है उतने ज़बरदस्त नहीं है, तो ज़्यादा एडवेंचरस होने की कोशिश ना करें। ऑल व्हील ड्राइव भले ही हो, तो डिपार्चर एंगल वाला जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आप गाड़ी को स्क्रैप कर दें। अप्रोच इज स्टिल ओके, बट वहाँ पे भी चांसेस हाई हैं, और डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस जो यहाँ पे दी जाती है। तो आप शहर के गड्ढों उड्डों में, खराब सड़कों पे तो प्रॉब्लम ही होगी, बट ऑफ रोडिंग करने की जो है कोशिश इस गाड़ी में ना करें। अंदर चलते हैं, सिंपली अनलॉक, और दरवाजे एक्चुअली काफ़ी ईज़ के साथ खुलते हैं, मतलब थोड़े लाइट हैं दरवाजे। लाइट मतलब हल्के, बॉडी में हल्के नहीं है, बट वो खुलने वाले मैकेनिज्म में जो है वो लाइट है। अंदर चलता हूँ और मैं आपको जो है यहाँ पे, एक्चुअली पूरा सनशेड बंद हुआ ही नहीं था मेरा। सनशेड के बंद करने से पहले ही मैं आपको सनरूफ दिखाता हूँ आज फॉर अ चेंज। पहले बताता हूँ सनरूफ कैसे मिलती है। खुल जा भैया पूरा, ये आपके पास में सनरूफ है। पीछे वाला जो पार्ट है सनरूफ का वो नहीं खुलता है, सिर्फ आगे वाला पार्ट जो है वो ओपन होता है, और इतनी दूर वो जाता है। अब मैं अगर इसको बंद कर लूँ तो आपके पास में एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे पास में आपको दिखाने के लिए, और वो नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो सनशेड है वो कंप्लीटली जो है सन ब्लॉक नहीं करता है, थोड़ा सा ब्लॉकेज जो है वो छोड़ देता है। अगर आप देख पाएँ हल्का हल्का, ये देखो सन आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है इंडिया की समर्स में। यहाँ से जो है थोड़ी धूप आती रहती है। तो सनरूफ मैंने बंद कर लिया। अब इंटीरियर की बाकी चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है नीचे कुछ इतना स्पेस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, कोई भी मेटल पेडल थी ऐसी कोई चीज़ जो है वो नहीं है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये बाहर इसलिए निकला हुआ है क्योंकि मैं स्टीयरिंग एडजस्ट कर रहा था। यहाँ पे आपके पास में कंट्रोल है सारे के सारे लाइट्स वगैरह से जुड़े हुए, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर आप इधर देखेंगे तो डोर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर की जाती है। वेल यहाँ पे मेमोरी सीट जो है वो दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक सीट जिसमें जो भी यहीं पे होता है। यहाँ पे सॉफ्ट प्लास्टिक है, यहाँ पे जो है सॉफ्ट मटेरियल दिया गया है, यहाँ हार्ड प्लास्टिक जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। अब ये ओवरऑल देखो बात क्या है ना कि EQB जो है वो ऐसा नहीं है कि लग्जरी कार्स में काउंट की जाएगी। ये मतलब है तो लग्जरी कार ही, बट ये एंट्री लेवल ऑफ लग्जरी कार है। तो हर जगह मटीरियल जो है वो ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का नहीं चूज़ किया गया है। कुछ जगह आपको लगेगा कि ये मटीरियल जो है थोड़ा सा उतना फाइन क्वालिटी का नहीं है। उसका रीज़न यही है कि भैया वो मटीरियल जो है फाइन क्वालिटी का होता है तो प्राइस बढ़ जाती है। यहाँ पे प्राइस जो है वो कंट्रोल में रखने वाली बात यहाँ पे है। तो कुछ जगह कॉस्ट कटिंग वाला जैसे मेजर आपको लगेंगे। इधर ये सारे कंट्रोल आपके पास में पावर विंडोज के हैं, ORVM का कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे नीचे लॉक अनलॉक आप देख पा रहे हैं, और ये लिवर है। इन सब चीज़ों की फिनिश यहाँ पे बढ़िया है, रोज गोल्ड फिनिश में आपको यहाँ पे इवेंट दिया गया है भाई। उसके बाद में जो है स्टीयरिंग व्हील में आपको बता रहा था कि एडजस्टमेंट में कर रहा था, टेलीस्कोपिक दोनों वे में आप मैनुअल एडजस्टमेंट जो है उसका यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरफ ये जो कंट्रोल दिए गए हैं ये आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है उसके कंट्रोल है सारे के सारे, जो कि बेसिकली आपका कॉल वॉल उठाना, वॉल्यूम अप डाउन करना, और ये टच पैड वगैरह से बाकी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। ये जो कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं ये नीचे की तरफ आपके सारे हो गए क्रूज कंट्रोल और लिमिटर के कंट्रोल। ऊपर जो है MID के कंट्रोल है, तो MID जो है उस पर मैं जंप करता हूँ। बट उससे पहले ये जो देख पा रहे हैं पैडल शिफ्टर, ये काम आते हैं आपको सेलेक्ट करने के लिए कि आप किस तरीके का रीजनरेशन मोड आपको चाहिए। यहाँ पे आपके पास में हो गया रेन सेंसिंग वाइपर। ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपके पास में हो गया ड्राइव ट्रेन सेलेक्ट करने का, फॉरवर्ड न्यूट्रल पार्किंग क्या सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं बीच में टिपिकल मर्सिडीज की स्क्रीन है, हमने काफ़ी ज़्यादा देखी है। क्या क्या फीचर्स के साथ में अभी ये आती है उसकी मैं बात करता हूँ। कुछ कुछ चीज़ें जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ऑब्वियसली मतलब डिस्प्ले लेआउट जो है वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं बीच में आ जाता हूँ कि भैया मुझे डिस्प्ले लेआउट यहाँ दिखाया जाए, तो नेविगेशन, ट्रिप वगैरह, स्टाइल्स एंड डिस्प्ले में मैं आता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीपल, स्पोर्ट, प्रोग्रेसिव, अंडरस्टेटेड जो भी डिस्प्ले आपको चाहिए। प्रोग्रेसिव में मैं आगे दिखाता हूँ, थोड़ा सा डार्क यहाँ पे हो जाएगी, बट ये यहाँ पे आ गया। प्रोग्रेसिव में आप जो है सिंपल यहाँ पे देख पा रहे हो, इस तरफ आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि क्या स्पीड जो है यहाँ पे देख रहे हो। हाँ 200 तक की स्पीड यहाँ दिखा रहा है, बट जो टॉप स्पीड है वो 160 तक ही जाती है। अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे म्यूजिक वगैरह देख सकते हो। ये आपके ट्रिप आइटनरी यहाँ देखी जा सकती है। यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रिप सेटिंग्स है मतलब A और B वो आप देख पा रहे हो, और ये यहाँ पे आपको टाइम डेट दिखा रहा है। वापस हम आ गए मेन पे। बीच वाले में भी आप 2-3 ऑप्शन देख सकते हो, नेविगेशन भी देख सकते हो, या फिर आप जो कुछ और सेट किया आपने वो देख सकते हो। कंपास यहाँ पे इधर जो है आपको चेंज करना है तो ADAS फंक्शंस जो है उससे रिलेटेड, या नेविगेशन सेट करना है, या आप जो है अपना जो मतलब इकोनॉमी डिस्प्ले जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं, और कंजप्शन क्या है वो आप यहाँ देख सकते हो। इस कंजप्शन में मत जाइएगा, एक्चुअल कंजप्शन क्या और एक्चुअल एफिशिएंसी क्या मिल रही है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। कुछ और चीज़ें जैसे कि यहाँ पे ड्राइव ट्रेन क्या सेलेक्ट की हुई है, मोड क्या सेलेक्ट किया हुआ है। अभी स्पोर्ट मोड सेलेक्ट किया, उसकी जगह मैं अगर कंफर्ट मोड डाल दूँ, ये तो कंफर्ट मोड हुआ तो सी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपके पास में रोड नॉट मैप्ड वो नेविगेशन का पार्ट है। ये जो आप देख पा रहे हैं ADAS वगैरह से रिलेटेड फीचर्स जो है आपको यहाँ दिखा पा रहा है, और साथ ही में आपको जो है कुछ चीज़ें इधर आप जो देख पा रहे हैं वार्निंग
ओके, मेरा एप्पल वॉच हमेशा चालू हो जाती है। इधर आपके पास में कुछ और वार्निंग्स वगैरह जो है आउटसाइड एम्बिएंट टेम्परेचर वगैरह दिखा रहा है। ये चीज़ें इधर हो गई। इधर आप जब आओगे तो यहाँ पे कुछ और फंक्शन जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि बेसिकली मेन फंक्शंस है। बट उससे पहले ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास में ये है गाड़ी का पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। नीचे की तरफ कोई भी इंजन स्टार्ट स्टॉप नहीं दिया है क्योंकि गाड़ी में इंजन नहीं है। अभी GL बीम में जब मैं जाऊँगा तब आपको वहाँ दिखाऊंगे कि क्या चीज़ें वहाँ पर दी जाती है। ये आपके पास में हो गया मेन होम पेज। यहाँ पे नेविगेशन, फोन, रेडियो, मीडिया, कंफर्ट, EQ फीचर्स, मर्सिडीज मी एंड ऐप सेटिंग्स वगैरह। अब इसमें जो है ज़्यादा चीज़ों में दिमाग नहीं लगाता हूँ, वरना आप कंफ्यूज बहुत हो जाओगे, और कंफ्यूज करना जो है वो मेरा काम है नहीं। मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि नेविगेशन जो है एक तो वो बहुत बढ़िया काम करता है, किसी भी तरह की कोई इशू नहीं है। अभी तो मैं रोड पे हूँ ही नहीं, तो रोड दिखा नहीं रहा है, रोड यहाँ पे है। उसके बाद में अगर आप नेविगेशन से पीछे आते हैं, ऑब्वियसली एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में रेडियो, मीडिया, कंफर्ट। अब मीडिया में जब आप आएंगे तो आप जब भी जो डिवाइस कनेक्ट करेंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। कंफर्ट में मैं आता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए थी नहीं है। जी हाँ, सीट्स में सिर्फ 2 काइनेटिक्स आता है, लंबार सपोर्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है तो उससे जो है थोड़ा बहुत सीट कंफर्ट से रिलेटेड कुछ फीचर्स दे दिया गया, बट ऐसा कोई मसाज फंक्शन या ऐसा हीटिंग वीटिंग फंक्शन जो है वो नहीं दिया गया। और इसी में आपको जो है 64 कलर के एम्बिएंट लाइट्स के बीच में सेलेक्ट करने को मिलता है कि कौन सा कलर जो है आपको चाहिए। वो सब चीज़ें आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। EQ फीचर्स जो है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है, बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। घर पे कब गाड़ी चार्ज होनी चाहिए, कितनी चार्ज होनी चाहिए, कब आप निकलोगे, कब चार्जिंग शुरू करना है, सब आप सेट कर सकते हो। कंजप्शन आपको यहाँ दिखा रहा है, एनर्जी फ्लो जो है फ्रंट व्हील रियर व्हील किस में हो रहा है वो आप यहाँ देख सकते हैं। बैटरी कितना बचा है वो भी इंटरेस्टिंगली दिखाता है यहाँ पे। व्हीकल जो है वो कितना, अभी देखो स्टीयरिंग मैंने ऐसे मोड़ रखा है तो दिखा रहा है कितने डिग्री स्टीयरिंग मैंने यहाँ पे मोड़ रखा है। कभी आप ऑफ द रोड जाओ तो थोड़ा बहुत काम का ये हो सकता है। मैंने ब्रेक पे पाँव रख रखा है तो दिखा रहा है कि ब्रेक पे मैंने यहाँ पाँव रखा हुआ है। मैंने ब्रेक से पाँव हटाया, गैस पे पाँव रखा तो वो भी दिखा रहा है कि गैस पे यहाँ मैंने पाँव रखा है। इंटरेस्टिंग ये दिखा रहा है गैस पे पाँव रखा, बट क्योंकि मेरी गाड़ी खड़ी है तो एक्चुअल में तो यूटिलाइजेशन कुछ हो नहीं रहा, और गैस मेरी गाड़ी में है ही नहीं। इट कैन बी चेंज टू फ्यूल या बैटरी समथिंग समथिंग या एनर्जी, बट गैस तो है ही नहीं। बट गैस इज दिस ओनर्स मैनुअल आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं, अगर आपको पढ़ना है तो वो देख सकते हैं। मर्सिडीज मी एंड ऐप्स, ये कनेक्टेड कार फीचर के साथ में गाड़ी आती है। सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे बहुत सारी है। ESP ऑन ऑफ करना है, असिस्टेंस जो है, कैमरा, पार्किंग, एक्टिव लेन की असिस्ट बंद करना है, चालू करना है, ब्रेक लगाने नहीं लगाने, अटेंशन, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट वगैरह बंद करना है नहीं करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। डायनेमिक सेलेक्ट व्हीकल्स की सेटिंग्स वगैरह, ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट करना नहीं करना, अकॉस्टिक लॉक भैया ये बंद कर दो, बम पम पम करता रहता है। ऑटोमेटिक लॉकिंग, ऑटोमेटिक फोल्ड इन, सर्च फॉर चार्जिंग स्टेशन, ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। लाइट्स में आते हो, मल्टीपल लाइट्स की सेटिंग भी आपको यहाँ दी जाती है। टिपिकल मर्सिडीज एम्बिएंट लाइट की बहुत ज़बरदस्त सेटिंग्स यहाँ मिलती है। सराउंडिंग लाइट्स की सेटिंग, एक्सटीरियर लाइट डिले होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो सब सेटिंग्स है यहाँ पे। स्टाइल्स एंड डिस्प्ले के सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो। कंट्रोल से जुड़ी हुई सेटिंग्स, कीबोर्ड हैंड राइटिंग, टच पैड की सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, और टच पैड वगैरह कौन सा, ये कौन सा टच पैड है पहले वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा टच पैड की यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें इतना ही है। इधर आपके पास में रोज गोल्ड कलर फिनिश वाले फिर से आपको दिए गए हैं। ये बीच में वेंट्स, डिसेंट जो है फ्लो उसका है। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये अंदर लाइट जो है वो ऑब्वियसली चेंज होती है। जब आप, जैसे कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ अभी तो ये रेड हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, देखा रेड हुई, अभी नीचे कर रहा हूँ तो ब्लू हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पे जो है आपका AC से जुड़े हुए सारे कंट्रोल है कि टेम्परेचर कब कहाँ क्या सेट करना है। इधर से पैसेंजर अपना कर सकता है, इधर से ड्राइवर अपना कर सकता है। कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बटन्स आपको यहाँ पे भी मिल सकते हैं, जैसे कि ये आपके पास में यहाँ पे मेन्यू अगर आपको खोलना है तो वो यहाँ से, ब्लोअर कम ज़्यादा करना है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक पे डालना है तो ये मैक्स जो है फ्रंट डिफॉगर, हैजार्ड लाइट ऑन ऑफ करनी है तो वो यहाँ, रियर डिफॉगर, रीसर्कुलेशन, AC। और जो इंटरेस्टिंग बटन है वो आप ये देख पा रहे हो, ये अभी जो ऑन ही है और मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया। वेल ये डिपार्चर के टाइम पे आपकी गाड़ी जो है वो होनी चाहिए, मतलब प्री कूल फंक्शन जो है वो गाड़ी का ऑन रखना है नहीं रखना आप यहाँ से करते हो। प्री कूल फंक्शन आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि भैया मैं 3 बजे आऊँ तो मेरी गाड़ी 3 बजे रेडी होनी चाहिए। ऐसा ऑप्शन जो है उसका आता है, कहाँ पे आता है ये, यहाँ पे देखो ये आता है प्री एंट्री क्लाइमेट कंट्रोल। बट आप 3 बजे, किसके 3 बजे, मतलब घड़ी के 3 बजे, आपके 3 बजे, बिकॉज मेरे जैसे आदमी के 3 बजे 5 बजे तक 3 बजे तक आता ही नहीं हूँ। तो गाड़ी में जो है इसके लिए आपको जो ऐप दी गई है उसमें से भी आप प्री एंट्री क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हो। तो मेरे जैसे लेट लेती है आदमियों के लिए वो फीचर भी दिया गया है। एनीवे यहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद में नीचे पे आओगे, वायरलेस चार्जर जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वायरलेस चार्जर जो है स्पेस वहाँ पे दिया गया है। डिसेंट साइज़ के फ़ोन एक्चुअली यहाँ आ जाते हैं। मेरा S21 अल्ट्रा है कि 2 अल्ट्रा है पता नहीं है, जो भी है 1 अल्ट्रा है बोली, ये पूरा फिट हो जाता है, जो कि आमतौर पर हर गाड़ी में उतना ईजिली ये फिट नहीं हो पाता है, बट यहाँ पे पूरा फिट हो जाता है। कुछ और स्पेस आप देखोगे, इधर एक टाइप C आपको दिया गया है और ये 2 कप होल्डर जो है वो आपको मिलते हैं। ऐसा दबाओगे तो एक कप होल्डर जो है और छोटे कप भी ले लेगा। यहाँ पे आपका टच पैड है। इसी टच पैड की बात पहले हो रही थी, जो टच पैड की सेटिंग्स वगैरह है कि कैसी सेंसिटिविटी होती है, इस पर कुछ भी केबल वेबल टच होती है तो हिलने लग जाता है। ये डायनेमिक मोड अगर आप सेलेक्ट करने हो तो वो यहाँ से कर सकते हो, जो भी कार के डिफरेंट मोड्स है, इको, डायनेमिक, स्पोर्ट, इनकी बीच में क्या क्या चेंजेस है उसकी अभी ड्राइव करते हुए मैं बात करूंगा। कैमरा अगर आपको यहाँ से देखना हो तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो कैमरा के बीच में। हालांकि ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी अच्छी है, बट 360 डिग्री कैमरा जो है वो आप मिस करोगे।
यहाँ पे आपके पास में कार से रिलेटेड जो सेटिंग है, क्विकली उस पर जंप करना है, स्टार आप जो भी सेट करना चाहो, ये टेलीफोन, रेडियो, मीडिया, नेविगेशन, मैप और वॉल्यूम कंट्रोल जो है आपको यहाँ मिलता है। ये बस आपका हाथ रेस्ट करने के लिए यहाँ दिया गया है, विच इज़ नाइस, मतलब अच्छा लगता है। ये आपके पास में कुछ और चीज़ें यहाँ पे 2 USB टाइप सी जो है वो अंदर की तरफ आप देख पा रहे हैं, 2 USB टाइप सी दी जाती है और डिसेंट साइज़ का कभी होल आपको यहाँ मिलता है। इधर ये टच, ये फिनिश जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, हालांकि थोड़ा सा और बेटर क्वालिटी और अगर आपकी डिमांड आप रहेगी, बट रिमेंबर ये लग्जरी की टॉप ऑफ द लाइन नहीं है, दिस इज एंट्री लेवल लग्जरी कार। ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश जो है वो आपको यहाँ दी गई है और डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स जो है वो यहाँ पे ऑफर किया गया है। यहाँ पे आप चीज़ें रख सकते हो, थोड़ा सा एक्चुअली इसको रखने के हिसाब से यूटिलाइज किया जा सकता था, बट ये ग्लॉसी फिनिश है, कुछ रखोगे तो जल्दी से स्क्रैचेस वगैरह इस पर जो है आ जाएंगे। उसके बाद में ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे आता हूँ, इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर। ऊपर की तरफ काफ़ी सारी चीज़ें, फोकस पता नहीं होगा यहाँ पे मर्सिडीज़ जो मी कंट्रोल्स है और रोड साइड असिस्टेंस वगैरह वाले कंट्रोल जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइट्स वगैरह सारी यहाँ पे दी जाती है, वो जो आप देख पा रहे हैं स्लोली जलती हुई बहुत ही ब्राइट ये लाइट जलती है। सनरूफ के कंट्रोल जो है वो मैंने आपको दिखा ही दिए हैं ऑलरेडी। ये जो आपके पास में वैनिटी मिरर जो है वो दिया गया है और साथ में वैनिटी लाइट भी दी गई है। हाउएवर जब आप इसको खोलेंगे तो ये एक्सटेंड जो है वो नहीं होता है और इतनी जगह छोड़ देता है, जो कि एक्चुअली काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मेरे लिए। तो मतलब कुछ लोगों के लिए कम नेगेटिव पॉइंट होगा वो, बट है तो नेगेटिव पॉइंट ही। यहाँ पे जो है आपके पास में बाकी सब चीज़ें दी गई। सीट जो है उसमें एडजस्टमेंट क्या क्या मिलते हैं, इधर वाली सीट पे मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको इसी सीट पर दिखाता हूँ जिस पर मैं बैठा हूँ, बट यहाँ जो है सब सेटिंग्स वगैरह जो है इतना ही। ये बाय द वे बंद करके दिखाता हूँ, नीटली यहाँ पे बंद हो जाता है। ग्लॉसी फिनिश है, थोड़ा सा स्क्रैचेस की चांस है। ऑडी Q3 की वीडियो जो है उसमें पता नहीं इससे पहले आएगी या बाद में आएगी, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसका वाला मटेरियल में स्क्रैचेस वगैरह के चांस जो है थोड़े से कम होते हैं। बट पहले मैं सीट कर लेता हूँ एडजस्ट, क्योंकि बाहर जाने के बाद में एडजस्टमेंट जो है उसका हो नहीं पाएगा और मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। पीछे आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ चीज़ें कैसा लग रहा है। अभी सीट जो है मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की है। बाय द वे बूट जो है उसको रिलीज करना हो तो यहाँ पे बटन दिया गया है। बर्मेस्टर के स्पीकर सिस्टम जो है यहाँ दिए गए हैं, 10 स्पीकर का सिस्टम है, ज़बरदस्त सिस्टम जो है वो यहाँ पे है। लंबा सपोर्ट इलेक्ट्रिकली आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये सीट इस तरीके की है, थोड़ा सा फैब्रिक का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, तो अगेन नॉट कंप्लीटली लग्जरी वाली फील आपको यहाँ पे आएगी लेदर नहीं होने की वजह से। बट मेरे को ये ओवरऑल सीट जो है वो बढ़िया लगती है, बट इसमें किसी भी तरीके का कोई वेंटिलेशन वगैरह ना देना वो थोड़ा सा वो दिक्कत वाली बात है। थाई सपोर्ट जो है वो आप एक्सटेंड कर सकते हो। रियर में मैं आता हूँ, 7 सीटर है तो सारी सीट्स पे बैठना पड़ेगा भाई। अब जो है रियर में ये जो सीट यहाँ दी गई है, ये सीट जो है इससे मुझे थोड़ी सी है तकलीफ। नीचे की तरफ स्पेस अच्छा है, यहाँ पे भी स्पेस अच्छा है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। ये सीट आगे पीछे भी होती है, तो कंप्लीटली आगे रहने पर भी एक्चुअली यहाँ टच में हो रहा हूँ, पर यहाँ पे तो टच में फिर भी नहीं हो रहा हूँ, सही से स्कूप की गई है वो सीट। बट ये मेरे लिए मतलब कंप्लीट पीछे जाओगे तब तो इतना स्पेस है। मेरे लिए हेल्दी पोजीशन ये है, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। हाँ, इस जगह पे कोई प्रॉब्लम मुझे ऐसा नहीं है। 40 वाले स्प्लिट में ये सीट जाती है। हाउएवर जब आगे पीछे जाना हो तो ये 60-40 वाले स्प्लिट में जाती है, तो 40 वाले में ये सीट आगे पीछे होती है और ये वाली सीट एक साथ आगे पीछे होती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको समझा रहा था। प्रॉब्लम ये है कि थाई सपोर्ट जो है सीट में वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अभी आप फिलहाल यहाँ देख पा रहे हैं, मतलब बहुत ही कम है थाई सपोर्ट, वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो अगर आपको जेन्युइनली ये कार लेनी है और मतलब ऐसा है कि हाँ ओकेशनली 5-7 बंदे बैठेंगे तो आप इस पर ज़्यादा थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहेंगी, बट रियर सीट के कंफर्ट के लिए शायद आप उसमें जो है उतना इन्वेस्टमेंट नहीं डालेंगे। मैगजीन होल्डर आपके पास में यहाँ पे है और यहाँ पे आपके पास में जो है साउंड सिस्टम इधर भी है। ये कंट्रोल दिया गया है, 1 टच अप डाउन। ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश यहाँ दिया गया है। लाइट जो है ऊपर यहाँ पे आपको मिलती ही है, ये जो लाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ। AC जो है उसके कंट्रोल आगे ही है, पीछे कोई कंट्रोल नहीं है आप, लेकिन अपने हिसाब से वेंट जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लो उसका थोड़ा बहुत कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं और कोई भी एम्बिएंट लाइट जैसी चीज़ यहाँ नहीं दी गई। एक टाइप C नीचे जो है वो दिया गया है, जो आप अभी करंटली देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास में छोटा सा स्पेस जहाँ कुछ रखना चाहे तो रख सकते हैं। ये यहाँ एमिनिटीज़ हो गई। बीच में आपके पास में ऑब्वियसली एक कप होल्डर वगैरह जो है वो आपको प्रोवाइड यहाँ करवाए गए हैं और आर्मरेस्ट जो है वो भी यहाँ पे आपको मिलती है, हाथ वाथ रखना हो आपको। अब चलते हैं असली टेस्ट करने। जी हाँ, असली टेस्ट इसका ये है कि हमको पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाना पड़ेगा तो इसको नीचे करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ तक गिराई है, ये टंबल अप नहीं होती है, यहीं से आपको जो है एंट्री यहाँ पे करनी है और एंट्री मैं करता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एक्चुअली, आज मदुरई में बहुत गर्मी है तो मैं एंटर तो कर गया हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। मैं अकेला हूँ यहाँ पे शूट पे, फंस गया तो निकालेगा कौन मुझे। एनीवे ये सीट जो है थोड़ा सा आगे एक्चुअली हो गई है, इसको ऐसे नहीं रखा जाएगा, मैं आपको करके बताऊँगा एडजस्ट कि कितनी ये पीछे जाएगी। ये कंफर्टेबल पोजीशन नहीं, ये वाली कंफर्टेबल पोजीशन होगी। थोड़ा सा यहाँ गैप देख पा रहे हैं, तो ये जब पोजीशन होगी तो यहाँ पे पाँव तो चलो मैं फिर भी रख पा रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे घुटने टच हो रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं बैठता है भाई, जिस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हो। तो ये 7 सीटर नहीं है, ऐसा 7 एडल्ट तो डेफिनेटली यहाँ नहीं बैठ पाएंगे। अच्छी बात यह है
कि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होगी, बट ऊपर जो है वो वहाँ स्पेस जो है थोड़ा बच जाता है, तो वो इशू नहीं है। ऊपर वाले स्पेस और शोल्डर स्पेस में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन ये सीट मैं लगा ही लेता हूँ ना, मैं आपको जब दिखा ही रहा हूँ तो शोल्डर स्पेस वगैरह में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ज़्यादा कुछ रिक्लाइन भी नहीं होता है, एक ही रिक्लाइन स्टेप है आपके पास में यहाँ पे। बट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे थाई सपोर्ट जैसी चीज़ नहीं है। बच्चे एक्चुअली इस जगह पे बैठ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। कप होल्डर जो है वो बच्चों को दिया गया है। बच्चों को फ़ोन वोन भी आजकल आप दे देते हो, तो यहाँ पे टाइप सी जो है वो भी दिया गया, इधर भी दिया गया और इधर भी जो है एक्चुअली टाइप सी दिया गया है। बट कोई भी AC वेंट नहीं है। थोड़ी देर में ज़्यादा यहाँ पे बैठा तो मैं खुद जो है फंस जाऊँगा यहाँ पे, मुझे कोई निकालने वाला नहीं होगा, तो मैं निकल ही जाता हूँ यहाँ से भैया। इसको जो है आप ऐसे भी आगे कर सकते हो, इसको ईजी एंट्री वाला चीज़ जो है यहाँ पे कहा जाता है। अब मैं इसको खींचता हूँ। बाय द वे यहाँ पे भी जो है प्रॉपर सीट बेल्ट दिए गए हैं और कर्टन एयरबैग जो है, या जिसको विंडो एयरबैग भी कहते हैं मर्सिडीज, वो यहाँ तक आते हैं। बाहर में चलता हूँ तो थोड़ा सा निकलना जो है वो थोड़ा मुश्किल भरा काम है। आई थिंक कुछ ग्रैब व्रैब करने के लिए यहाँ पे दिया जाना चाहिए था इस जगह पे। बट ये एक्सपीरियंस है, आई बिलीव सीट्स वगैरह जो है वो रियर की तभी काम की है जब आप एक्चुअली एक फैमिली हो जो कि 5-6 रेगुलरली बैठती हो, तो आप ये लो। अदरवाइज रियर सीट कंफर्ट के हिसाब से आप शायद कोई और गाड़ी चूज़ करोगे। पीछे जो है यही चीज़ें हैं। आप भी चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं और देखते हैं क्या कैसे चल रही है, जो कि एक्चुअली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ओके जी, तो ड्राइवर सीट से बात करते हैं कि EQB जो है वो चलाने में कैसे लगी। तो उसके बाद GLB चलाएंगे, डीजल या पेट्रोल, वो सब मैं आपको बता ही दूंगा। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब मैंने एंड्रॉइड ऑटो यहाँ कनेक्ट किया तो वो यहाँ दिखा रहा है। एप्पल कारप्ले में ऐसा फंक्शन नहीं है। ये एक बड़ा चीज़ है जो मैंने ड्राइविंग करते वक्त ऑब्जर्व की, पहले ऑब्जर्व नहीं की। बट एनीवे, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें कैसी फील हो रही है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ फील हो रही है वो ये कि ओवरऑल विजिबिलिटी गाड़ी की जो एक्चुअली अच्छी है। वैसे तो गाड़ी के फुटप्रिंट्स भी उतने ज़्यादा बड़े नहीं है, मतलब कुछ और ज़्यादा फैली हुई तो ऐसा नहीं है, बट फिर भी जो है ओवरऑल विजिबिलिटी जो है गाड़ी की डिसेंट है। लास्ट रो में क्योंकि मैंने वो हेडरेस्ट ऊपर छोड़ दिया तो मुझे कुछ खास यहाँ से दिख नहीं रहा, तो वहाँ ज़रूर मुझे जो है कैमरा जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बट चलती गाड़ी में आई डोंट थिंक कैमरा दिखाएगा। नहीं, चलती गाड़ी में कैमरा नहीं दिखाता है मर्सिडीज़ में, तो वो एक चीज़ जो है यहाँ पे आप ध्यान रखें। एनीवे, विजिबिलिटी अच्छी है, कोई इशू नहीं है। और आपके पास में 12 जो है सेंसर्स दिए गए हैं, पार्किंग सेंसर्स, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आप जो है आपकी हेल्प कर ही देंगे। फिलहाल बात ये है कि जो गाड़ी है वो ओवरऑल एर्गोनॉमिक वाइज कैसी है। टिपिकल मर्सिडीज़ कार है, हर तरीके से एर्गोनॉमिकली कोई भी इशू ऐसा नहीं है। टच स्क्रीन पर रीच करना थोड़ा मुश्किल हो जाए तो आपके पास में यहाँ पे जो है कंट्रोल दिए हुए हैं, जो मैं आपको बता ही रहा था। और साथ ही में आपके पास में जो है और ऐसा कोई भी एर्गोनॉमिकली ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है या कुछ क्रैम्प सा लग रहा है। एक चीज़ मुझे हाईलाइट करनी हो, ये वाला जो एरिया है, थोड़ा सा स्पेस जो है यहाँ पे थोड़ा कम है, तो हो सकता है आपको उतना कंफर्टेबल ओवरऑल ना लगे। देखो, EQB या GLB में आपको बैठते ये तो रियलाइज़ होगा कि गाड़ी थोड़ी छोटी है, मतलब इवन विड्थ में भी छोटी है। तो मतलब जैसे मैं यहाँ पे इजीली रीच कर पा रहा हूँ, तो वो उस मायनों में थोड़ा सा क्रैम्पनेस आपको वहाँ पे हल्की सी लगेगी। बट शायद अगर आपका बल्क ऐसा ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़े नहीं हो आप शरीर में, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ और लगभग 72 kg के आसपास का वजन है और डिसेंट सा बल्क है मेरा, और एवरेज जो इंडियंस का होता है, मुझे ऐसा कोई खास प्रॉब्लम जो है यहाँ पे नहीं हो रही है। द ओनली थिंग आई एम मिसिंग इज कि सीट में किसी तरीके का जो है फंक्शन दिया चाहिए वेंटिलेशन वाले, वो चीज़ को छोड़ दे तो मैं ऐसा कुछ भी यहाँ पे मिस कर नहीं रहा हूँ। अब बात करते हैं ड्राइव करने में कैसी है। देखो, ड्राइव करने के मामले में तो ये जो पहले तो ये जो आवाज़ सुनो आप, नहीं तो आपको आई डोंट नो कितनी आ रही होगी, इसके बारे में अभी जिक्र करूंगा आगे मैं। तो ड्राइव वगैरह करने में मामला ये है कि भैया जो इलेक्ट्रिक मोटर्स है फ्रंट और रियर दोनों में लगी हुई है, दोनों कंबाइनली मिलकर 228 हॉर्स पावर 390 Nm का टॉर्क जो है वो निकाल के देती है गाड़ी। अब ये ऑल 4 व्हील्स में जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी जो है रियर व्हील पे ही चलती रहती है। जस्ट जब आप प्रेस करते हो हार्ड, तब जो है गाड़ी जाती है अपने पूरे अवतार में कि भैया अब जो है मैं हर तरफ पावर भेजने लगूंगी। अब मैं जब ये बोल रहा हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं आपको एनर्जी फ्लो जो है वो दिखाता हूँ, उसमें मुझे दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, कहाँ जा रहा है। हाँ देखो, अभी मुझे दिखा रहा है जैसे रियर मोटर में पावर जा रही है, फ्रंट मोटर भी चालू है बट पावर ऐसा नहीं जा रही है। जैसे ही मैं हार्ड प्रेस करूंगा, ये देखो चारों तरफ ऑल व्हील यहाँ पे गाड़ी होगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे सिस्टम जो है वो काम करता रहता है हमेशा। गाड़ी ओवरऑल फील अच्छा है, फास्ट लगती है 0 to 100 हालांकि सम 8 सेकेंड समथिंग में है, बट फिर भी डिसेंट फास्ट गाड़ी लगती है, कोई भी इशू ऐसा पावर में नहीं लगता है। जो चीज़ है वो ये कि स्टॉप स्पीड लिमिटेड है 160 km/h, तो एक तो ये आपके जानने लायक चीज़ यहाँ पे हुई है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से ओवरऑल गाड़ी का जो फील है वो चेंज हो जाता है स्पोर्ट मोड या कंफर्ट मोड, जिस भी मोड में आप रहते हो वहाँ पे जो है ये फील लगातार आप चेंज करते हो। मोड चेंज करना भी इजी है आपके पास में, सिंपली यहाँ पे जो है जो मैंने आपको बताया कंफर्ट, इको, इंडिविजुअल, जिस मोड में भी आप रहोगे। अच्छी बात ये है कि इन मोड्स के साथ साथ में जो है आपका जो ओवरऑल फील है उसके साथ में रेंज जो है उसमें भी अच्छा खासा डिफरेंस आता है। और आपका जो स्टैंडर्ड सेटिंग है रीजनरेशन की, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
तो ये जो चीज़ें ये सब मिला के जो है गाड़ी को ओवरऑल ना सिर्फ फास्ट वगैरह फील करवाती है, बट एट द सेम टाइम रेंज जो है वो भी आपकी बेहतर निकलवाएगी। कितनी रेंज निकलवाएगी? अराउंड आई बिलीव 350 तो रेंज निकलेगी ही निकलेगी। बाकी आपके ड्राइविंग हैबिट पे डिपेंड करता है, आप कितनी निकालते हो, टेम्परेचर वगैरह कैसा है, मतलब एसी कितना चल रहा है, उस पर डिपेंड करता है। एक चीज़ जिसमें थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि जो ओवरऑल मोड्स वगैरह है, जब आप मोड्स वगैरह चेंज कर रहे हो तो स्टीयरिंग जो है वो भी डेफिनेटली वहाँ पे चेंज होता है। मतलब कंफर्ट मोड में, स्पोर्ट मोड में स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स भी चेंज होता है, बट ऐसे कोई मतलब एकदम कड़क स्टीयरिंग रिस्पॉन्स वाले टाइप चीज़ नहीं है। मतलब मर्सिडीज के स्टैंडर्ड से अगर आप देखोगे तो उतना मतलब एकदम बहुत ही बढ़िया फील है, सच वो स्टीयरिंग नहीं दिखा था। एक्यूरेट है, किधर से कितना टर्न करना है आपको वो फीडबैक की वजह से पता चलता है, एकदम बढ़िया है, बट वो स्पोर्टी फील वाली जैसी चीज़ नहीं है। ऑल्सो द स्पोर्टी फील्स डाइज जब हम बात करते हैं ओवरऑल डायनेमिक्स और कंफर्ट वगैरह की, सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल कंफर्ट कैसा है, बिकॉज ये गाड़ी कंफर्ट के लिए डेफिनेटली बेटर होनी चाहिए। डायनेमिक्स तो चलो हो या ना हो, कंफर्ट के बारे में मामला ये कि जिस तरीके के टायर्स चूज किए गए हैं, जो ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप है वो कंफर्टेबल है खराब सड़कों पर निकलते वक्त भी। बट आपको जो जॉल्ट, वो आवाज़ जो है वो आएगी, जो अभी मैं आपको पीछे सुना रहा था, सस्पेंशन जॉइंट्स जो है वो आपको सुनाई दे रहे थे, वो जॉल्ट, वो हल्की सी आवाज़ डेफिनेटली आपको सुनाई देती है। और स्पेशली जो पैचवर्क वाली टाइप की रोड है, फॉर्चुनेटली यहाँ जहाँ हम चला रहे हैं वहाँ तो रोड अच्छी है, वो जो पैचवर्क टाइप की रोड है वहाँ डेफिनेटली वो आवाज़ वगैरह जो है वो आती रहती है आपको, और वो थोड़ा सा आपको परेशान हल्का फुल्का कर सकती है। मर्सिडीज ड्राइव करते करते हम ऑडी के डीलरशिप के बाहर पहुँच गए और वहाँ पे ई-ट्रॉन लिखा हुआ है, यानी कि इनके पास भी इलेक्ट्रिक है। हालांकि इलेक्ट्रिक का पोर्टफोलियो जो है वो मर्सिडीज जितना बड़ा तो भाई साहब किसी का भी नहीं है। इनफैक्ट एसयूवी का भी पोर्टफोलियो जो है वो मर्सिडीज बड़ा जितना नहीं है। इनफैक्ट कार जो है लग्जरी में वो भी मर्सिडीज जितनी ज़्यादा कोई नहीं रखता है। तो मर्सिडीज जो है वो यहाँ पे आपको जिस तरीके की राइड और डायनेमिक्स ऑफर करना चाह रहा है, तो डायनेमिकली तो गाड़ी डिसेंट सी है, मतलब टिपिकल एसयूवी एमपीवी राइड जो है आप कह सकते हो, डायनेमिक्स आप कह सकते हो। स्टीयरिंग फीडबैक डिसेंट है, बट जो कंफर्ट है वो एक्चुअली अच्छे साइड पे, माइनस दी फील जो सस्पेंशन के आवाज़ से जो आपको आता है। जो RFT टायर्स है उसमें भी थोड़ा सा योगदान है इस चीज़ का, वो भी थोड़े से आवाज़ ट्रांसफ़र करने में हेल्प भी करते हैं। मतलब ऐसा सच वो बहुत ही लो नॉइज़ वाली चीज़ नहीं है। तो ओवरऑल वो चीज़ें हैं, बाहर की रोड नॉइज़ वगैरह थोड़ी आती रहती है आपको। एनीवे, इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप बात करें तो ब्रेकिंग वगैरह डिसेंट है गाड़ी की। जो ओवरऑल रीजनरेशन वाली ब्रेकिंग है वो भी अच्छी है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। एसी की फंक्शनैलिटी थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट ऐसा कुछ खास मेजर कॉन नहीं है। एक बार जब एसी आपको ठंडा करता है गाड़ी को तो वो बरकरार रखता है। ये वाली चीज़ अगर कम्प्लीटली ब्लैक होती तो थोड़ा सा और बेहतर हेल्प यहाँ पर मिलती। उसके बाद में क्या बचा? उसके बाद में ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता मैंने कुछ छोड़ा है। गाड़ी में क्या बचा? गाड़ी में और ऐसे तो कोई चीज़ नहीं छोड़ी। एक काम करते हैं, GLB चलाते हैं, चलो। तो ये है GLB, और GLB जो है उसमें यहाँ पे चाबी जो है वो सेम आती है, कोई भी बदलाव ऐसे चाबी में नहीं आता है। और जो बदलाव है वो शुरू हो जाते हैं जैसे ही आप फ्रंट में उसको देखते हो। सबसे पहले हेडलाइट जो है वो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी अलग दिखेगी। अंदर का मॉड्यूल सेम है, जो DRL है वो अलग है। उसके बाद में जब आप नीचे की तरफ यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो फिनिश दी गई है वो थोड़ी सी अलग है। आपके पास में थोड़े से एक्टिव जो है यहाँ पे फिन्स आप कह सकते हो, नॉट एक्टिव फिन्स। एक्टिव फिन्स तो वो BMW में खुलते रहते हैं, उनको बोलते हैं, बट ये जो है परमानेंट यहाँ पे खुले हुए एयर इनटेक्स तो नहीं है, मतलब इस जस्ट एयर फिन्स है जो कि आगे की तरफ हवा निकाल देते हैं। इधर आपके पास में जो देख पा रहे हैं आप ग्रिल, ये वाली ग्रिल जो है ऑब्वियसली दिख रहा है कि आइस कार की है, डीजल इंजन ये वाला है मेरे पास में। और यहाँ पे नीचे 360 डिग्री कैमरा अगर आप एज एन ऑप्शन कभी लगवाओ तो उसके लिए जो है मॉड्यूल यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। अगर आप साइड में आओगे तो इधर आप नोटिस करोगे 19 इंचेस के AMG लाइन वाले व्हील जो है वो इसको दिए गए हैं, और थोड़े से अलग जो है वो यहाँ दिखते हैं। अदरवाइज इन जनरल ऐसे ब्रॉड पर्सपेक्टिव में कोई ऐसा बड़ा चेंज जो है वो गाड़ी का साइड में आपको नहीं मिलेगा। बेबी GLS आप जो है कह सकते हैं इसको, यहाँ से प्रॉपर्ली वैसी लग रही है। इधर आप जब देखोगे तो एक चीज़, एक बदलाव यहाँ आ गया है, वो ये कि डीजल और DEF जो है वो यहाँ मिल गया। अदरवाइज उस वाली गाड़ी में चार्जिंग प्लग्स जो है वो उस तरफ थे। पीछे की तरफ भी जो आपने आगे भी देखा होगा वो कनेक्टेड वाली DRL चली गई है। पीछे भी जहाँ पे EQB में वो कनेक्टेड थी टेल लाइट, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो है ये अलग अलग वाली टेल लाइट है। और एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ आप नीचे देख पा रहे हो। हाउएवर रियल एग्जॉस्ट थोड़ा नीचे रह गया है, अगर आपको दिख पा रहा है उस तरफ आपको दिख पा रहा होगा, रियल एग्जॉस्ट जो है उधर रह गया। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। फेक एग्जॉस्ट का ज़माना है तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। अंदर की तरफ एक्चुअली कुछ चीज़ें आपको जो है चेंज मिलेगी, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सेम है, भले ही सेम ओवरऑल मामला हो सकता है। एक तो गाड़ियाँ जो है अलग अलग जगह बनी हैं। ये वाली मैक्सिको में बनती है और वो जो है जो EQB है वो बनती है यूरोप में कहीं पर। और यहाँ पर अगर मैं आपको चालू कर दूँ गाड़ी,
तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता ही रहा था कि आप नोटिस करोगे कि इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो यहाँ पे दिया गया है। अब चालू करते ही कुछ चीज़ों की बात मैं कर लेता हूँ। ये स्टीयरिंग व्हील जो है ये आपको परफोरेटेड लेदर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो टॉप ऑफ द लाइन है, मतलब ये जो फॉर्मेटिक है उसी में इस तरीके का रहेगा राउंड स्टीयरिंग अदरवाइज आपको देखने को मिलेगा। और एल्कंटारा लेदर वाली फील जो है वो आपको यहाँ दी जाएगी। थोड़ा सा अलग ओवरऑल मटेरियल जो है उसका सिलेक्शन यहाँ पे किया गया है, बट मोटा मोटी फील जो है वो वही है जो एक्चुअली उस EQV से आती है। यहाँ पे आपके पास स्टिचिंग आप देख पा रहे हैं रेड, ये स्टिचिंग कंटिन्यू होती है यहाँ सीट वगैरह में भी, यहाँ पे भी आप ये रेड स्टिचिंग देख पा रहे हैं। ओवरऑल फील जो है अदरवाइज गाड़ी का वही है, वही आपके पास में लाइट और ओवरऑल चीज़ें जो है लगी हुई है, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है। हाँ ऑब्वियसली जो मतलब मैकेनिकल चेंजेस हैं गाड़ी में इलेक्ट्रिक और डीजल होने की वजह से, उसके बाद में यहाँ जो रीड आउट वगैरह है वो वहाँ पे चेंज हुए हैं, तो वो ही चेंज हुए हैं, उसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसा चेंज नहीं है। हाँ नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस कैसे हैं, गाड़ी चलाने में कैसी है, उसकी बात अब कर लेते हैं। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग हो जाए यहाँ पे। हमारी गाड़ी में जो है फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव है, तो अटक भी जाएगी तो गाड़ी खुद ही जो है पी 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 कर रही गाड़ी, बिकॉज झाड़ियाँ हैं आसपास। लेट्स सी, चलो गाड़ी में फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव है यहाँ पे, और उसकी हमें टेंशन लेनी नहीं है कहाँ पे अटकेगी आने की। हालांकि हैवी ऑफ रोडिंग के लायक की गाड़ी नहीं है, बट डीजल है, 190 हॉर्स पावर और 400 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो यहाँ पे जाता है 8 स्पीड DCT ट्रांसमिशन के थ्रू। जी हाँ, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पे आता है। और मैं पहले ही बता दूं आपको कि ये DCT जो है मर्सिडीज़ के टॉर्क कन्वर्टर जितना मज़ेदार नहीं है। मतलब ये चीज़ आपको सुन के ऐसा लग सकता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, DCT जो हमेशा बेटर होते हैं आपको लगा, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है। कुछ टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन एक्चुअली बहुत बढ़िया हो गए हैं ओवर द टाइम। वो DCT के मुकाबले जो है काफ़ी बेटर फील होने लगे हैं। और ये टॉर्क कन्वर्टर जो इसके काउंटर पार्ट गाड़ियों में आता है, जैसे GLC में जो आता है, वो एक्चुअली ऐसा ही है कि वो काफ़ी अच्छा फील होता है। बट एनीवे यहाँ पे भी कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो ओवरऑल विजिबिलिटी वगैरह सब सेम ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। जो EQV की मैं आपको बता रहा था एक्जैक्टली वही है। 68 में मेरी गाड़ी चल रही है, वहाँ कितना दिखा रहा है 60, वो पता नहीं वहाँ पे क्या स्पीड दिखा रहा है। तो ओवरऑल विजिबिलिटी वगैरह सब कुछ सेम है। जो डिफरेंस आउटराइट आपको फील होगा दो चीज़ों में होगा, एक NVH लेवल्स, थोड़ी सी नॉइज़ जो है गाड़ी में वो जो है हल्की सी ज़्यादा है। एक तो आपको उसका प्रॉब्लम वहाँ पे फील होगा, और दूसरी चीज़ जो है आपके पास में जो प्रॉब्लम आपको फीस होगी वो ये कि जिस तरीके से ओवरऑल डीजल फंक्शन करता है। अगर आपने इलेक्ट्रिक्स चला लिए काफ़ी टाइम तक, मर्सिडीज़ के स्पेशली, वो बहुत ही कार लाइक फील होने लग जाते हैं। उसके बाद में आपको डीजल ऐसा लगता है कि अरे ये इनिशियली स्लो क्यों है, ये टाइम क्यों ले रहा है पिकअप में। तो वो एक्चुअली मर्सिडीज़ ने इलेक्ट्रिक्स इतने बढ़िया सॉर्टेड तरीके से कैलिब्रेट कर दिया ना कि आपको आदत पड़ जाती है उनके इलेक्ट्रिक्स की, और डीजल वीजल जो है उसके बाद में बुरे लगने लग जाते हैं। जो पेट्रोल इंजन इसके साथ में आता है 1.3 वाला, वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा जो है आपको लो फील होगा। ये डीजल जो है काफ़ी बेटर उसके सामने फील होता है। तो आई थिंक जो डायरेक्ट कंपटीशन आपका होना चाहिए वो डीजल और इलेक्ट्रिक में ही होना चाहिए कि भैया कौन सी लूँ इसमें से। बट मुझे पता है मोस्टली लोगों के दिमाग में लगेगा यार पेट्रोल ले लेते हैं, पेट्रोल ज़्यादा सेंसिबल है, सस्ता भी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू। तो पेट्रोल का रिव्यू मैं अलग से कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो। बट हाँ, यहाँ पे जो है डीजल ओवरऑल पावर फिगर्स और किस तरीके से फील होता है इंजन, जी हाँ परफॉर्मेंस है, फास्ट है वो, इवन इलेक्ट्रिक से फास्ट है। 0 to 100 में 7.7 सेकंड में जाता है। इवन टॉप स्पीड में भी जहाँ वो 160 km/h पे लिमिटेड है, ये वाला ऑलमोस्ट 217 km/h जो है आपको टॉप स्पीड दे देती है गाड़ी। बट एक्चुअल चीज़ ये है कि ऐसी तरीके की गाड़ियों को आप आमतौर पे हाईवे पे आराम से चलाते हो 100-120 जो दोनों जाती है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक चलती है वो थोड़ी सी ज़्यादा फील होती है फास्ट, हालांकि है ये फास्ट, बट वो इलेक्ट्रिक का ओवरऑल फील के भैया सारा टॉक जो है आपको एग्जैक्टली मतलब जीरो से ही मिलने लग जाता है, उस वजह से वो ज़्यादा बेटर फील होती है। बट डीजल के फ़ायदे सिर्फ यही है कि आपको रेंज एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आप जो है आराम से मतलब माइल मंच कर सकते हो। बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी मर्सिडीज़ की डीजल दे पाते हैं, हालांकि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी निकालने इतना मेरे को टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं इसका जो है रीसेट करना भूल गया था इसको, और एग्जैक्ट फ्यूल एफिशिएंसी मैं देख नहीं पाया। बट ओवरऑल जिस तरीके से मतलब अगर आप देखो तो मर्सिडीज़ के जितने भी डीजल देखें काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट वो है। बाकी एक चीज़ जो मुझे कहनी है ओवरऑल वो ये कि जो राइड की मैं बात कर रहा था, रन फ्लैट टायर्स की वजह से वहाँ पे सस्पेंशन की आवाज़ आ रही थी, एक्चुअली आवाज़ इसमें कम आती है। एंड जो बहुत ही लो आवाज़ उसमें आ रही थी वो आ रही थी बिकॉज वो इलेक्ट्रिक है, तो NVH में नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं थी उसमें। यहाँ पे थोड़ी नॉइज़ इंजन की आ जाती है तो आवाज़ जो है पता नहीं चलती कितनी। तो ओवरऑल जो सस्पेंशन की नॉइज़ है वो इसमें थोड़ी सी दबी हुई है, प्लस इंजन है तो और ज़्यादा वो दब जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको ऐसे फील होता है कि एकदम सही है, उसमें आपको फील होता है सस्पेंशन आवाज़ कर रहे हैं। ये वाली बातें हैं। बाकी आई डोंट थिंक कुछ ऐसा ज़्यादा कोई डिफरेंस है। हाँ, एक और चीज़, उसका जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग था उसमें हल्का सा ना ऐसे
कुछ कुछ पॉइंट पे कभी कभी जटर था, मतलब एकदम से ऐसा लगता है रीजनरेटिव हट गया और फिर वापस लग गया, कुछ कुछ पॉइंट पे था फील था। वो स्मूथनेस वगैरह जो है वो थोड़ी सी कम उसमें महसूस हुई, बट वो यहाँ पे रीजनरेटिव वगैरह कुछ है ही नहीं, तो आपको तो बस ये थोड़ी सी कोस्ट करती रहती है जैसे ही आप क्लच छोड़ते हो वैसे ही, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह है, बट माइन्यूट चेंजेस, ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं है। एंड आई थिंक इट्स ए नो ब्रेनर, अगर आप लॉन्ग जर्नीज वगैरह करना चाहते हो तो आप शायद डीजल के साथ में जाओगे, नो मैटर, हमारा इंफ्रा बहुत डेवलप हो गया, उसकी रेंज भी अच्छी है, बट आप शायद तभी डीजल पे जाओगे। इलेक्ट्रिक आपके तब काम किया जब आप मोस्टली सिटी में चलाते हो या जाते हो तो दिन में 300-350 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं करते हो, तो आपके लिए इलेक्ट्रिक काम किया। मेड इन मैक्सिको यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो EQB में चला रहा था वो मेड इन यूरोप थी। अब यहाँ पे मेड इन मैक्सिको, मेड इन यूरोप का मतलब ये है कि एज ए CBU ये गाड़ियाँ जो है इंडिया में लाई जाएगी, और CBU का मतलब ये कि प्राइस जो है वो ज़्यादा रहने वाली है। मेरा गैस है ये जो यहाँ पे आप गाड़ी देख रहे हो, डीजल पेट्रोल दोनों ऑप्शन में अवेलेबल होने वाली GLB समवेयर 62 to 65 लाख से शुरू होकर 70 से लेकर 72 लाख एक शोरूम जाने वाली है। ऑन रोड की बात करें तो अराउंड 80 लाख जाएगी, और 80 लाख ही जाएगी प्राइस एक शोरूम किसकी, EQB की, क्योंकि उस पर तो मतलब मोस्टली स्टेट्स में जो है रोड टैक्स फ्री है, तो 80 लाख के आसपास आपकी EQB पड़ने वाली है। ये एक्चुअली एक महंगी कैटेगरी में चला जाता है। मर्सिडीज़ इसको लोकली असेंबल नहीं कर रही है, उनके पास में लोकली असेंबल करने वाला पूरा जो सिस्टम है CKD वाला वो इस गाड़ियों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो कंफ्यूजिंग बात ये है कि गाड़ी खरीदेगा कौन? वेल, काफ़ी नीश बंदे हैं जो इस गाड़ी को खरीदेंगे, वो लोग जिनको 7 सीटर चाहिए ही चाहिए, और उनको 2 कॉम्प्रोमाइज़ेस जो हैं कि हाँ, एक तो लास्ट रो सीट है उस पर सिर्फ बच्चे बैठ सकते हैं, और प्रॉब्ली कुछ जो है थोड़े से पेट्स वगैरह आपके बैठ सकते हैं। जो बीच वाली रो है थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कंफर्ट। अगर आप देखोगे 5 सीटर्स वगैरह तो उनमें ज़्यादा कंफर्ट वहाँ मिल जाता है, बट ये 7 सीटर में उतना कंफर्ट नहीं था 5 सीटर SUV जो कि इस बजट में आती है उसमें मिलता है। तो मेरे ख्याल से जिनको स्ट्रिक्टली 7 सीटर चाहिए उनको ये कंसिडर करनी चाहिए, ऑल एल्स यू हैव बेटर ऑप्शंस इन मर्सिडीज इटसेल्फ। यहाँ पे ये कुछ बातें हैं, बाकी छोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको ओवरऑल वीडियो में बताई दी है। फिलहाल दोस्तों आपका क्या थॉट्स है नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।